हेलो। तो डीपीपी से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। डीपीपी नंबर 22। डीपीपी नंबर 22। 22 ना। 21 तो हो गई थी ना उस दिन डिस्कस। 21 नहीं हुई थी क्या जिस दिन डिस्कस? जिस दिन मैं नहीं आया था। हाँ, कौन सा हुआ था? 20 हुआ था। लिखो आंसर, लिखो 21 के लिखो आंसर। 21 में फर्स्ट का आंसर है डी। फर्स्ट का आंसर डी। सेकंड का आंसर डी। सेकंड का आंसर डी। सेकंड का आंसर एबीसीडी। सेकंड का आंसर एबीसीडी। थर्ड का आंसर ए बी सी। थर्ड का आंसर ए बी सी। 21 की बात कर रहे हैं ना अपन। थर्ड का आंसर ए बी सी। फोर्थ का आंसर है ए एंड बी। फोर्थ का आंसर ए एंड बी। फिफ्थ का आंसर बी एंड सी। ये शीट में भी है मेरे हिसाब से, जेई में भी आया हुआ है। शीट में भी ये सवाल। इसके बाद 6 में आंसर दे रखा है, 7 का दे रखा है, 8 का भी दे रखा है। 6 7 8 का आंसर दे रखा है। तो फर्स्ट पे आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो, फर्स्ट में को डाउट, तो पहले पर्सन ए निकाल रहा है तो या तो वो वाइट निकाल लेगा, फिर बी जो है वो ग्रीन में से निकाल लेगा, या पहला वाला ब्लैक निकालेगा, या पहला वाला ग्रीन निकालेगा। तो ब्लैक वाला ऊपर रख देंगे, बाकी टोटल नीचे आ जाएगा, है ना। बेस थ्योरम लगा देंगे मतलब अपन। सेकंड में को डाउट हो गया ना। चार इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है 0,1, तो उससे डी बराबर 0 आ गया, कि डी बराबर 1 आ गया, 1 आ गया, और उस पर डी बाई एक्स 0 है ना। फिर -1,0 भी कर्व पे लाई कर रहा है, और -1,0 पर स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो चार इंफॉर्मेशन हो गई, चार अननोन हमारे पास है। एबीसीडी निकल जाएगा। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में डायग्राम बना लो जीएक्स का। थर्ड में जीएक्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो उन्होंने दे रखा है, एफ एक्स का डायग्राम तो दिया हुआ है, और जीएक्स का डायग्राम बना लो बस यहाँ से ना। तो वो डायग्राम ऐसा बन जाता है जीएक्स का ना, अगर आपने बनाया होगा तो जीएक्स का डायग्राम ऐसा बन जाएगा। -1 हमारे पास है, ये -2 है, तो कहने के -3/2 है, और उसको एफ एक्स -2 बनाना है अपने को जब एक्स लेस देन 0 है। तो एफ एक्स -0 पर वो 2 आ रहा था, तो अब वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन 0 पे डार्क भी है, तो ये ऐसा आ जाएगा। और 2 पर आ जाएगा, वो पहले कितना था? -2, अब आ जाएगा -4। तो डायग्राम ऐसे बनेगा वो, ये -4 तक आ जाएगा, फिर ऐसे बनेगा ये एक्स बराबर -2 पर आ गया है। ये डायग्राम बना रहे हैं हम जीएक्स का। जीएक्स का डायग्राम ऐसा बन गया। एफ एक्स -2 का डायग्राम बनाना आता है ना अपने को। वो एफ एक्स के ग्राफ को हमें एक्स लेस देन 0 पर एफ एक्स का डायग्राम पता है, और हमें एक्स लेस देन 0 पर एफ एक्स -2 का डायग्राम बनाना है ना। तो जो वैल्यू, मतलब उसको 2 यूनिट नीचे लेके आ गए अपन। तो 0 पर वो 2 था, तो 2 यूनिट नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा? 0 पर हो जाएगा। और पहले -2 पर कितना था वो? -2। तो अब कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ना। तो ये ऐसे डायग्राम बन गया उसका। अब हम देख रहे हैं कि 0 पर वो एफ एक्स ही है, 0 पर वैल्यू 0 थी, तो वही डार्क आ गया यहाँ पर ना। अब डायग्राम बनाना है 0 से लेकर 3/2 के बीच में। तो 0 से बड़े पर बनाना है और 3/2 से बड़े पर बनाना है। तो अगर मैं 0 प्लस की बात करूं, तो 0 प्लस पर एफ एक्स कितना है? -2 है, तो वो कितना बनेगा? -1 -2, और -1/2 लिखा हुआ ही है। तो 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी 0 प्लस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यानी डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि 3/2 पर जो एफ एक्स है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। हमें 0 से 3/2 में बनाना है, तो कहीं ना कहीं 1 मान लिया मैंने, और ये 2 मान लिया, तो कहीं ये 3/2 हमारे पास है। और 3/2 पर एफ एक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। तो 3/2 के जस्ट लेफ्ट में देखो आप, यानी हम डायग्राम बना रहे हैं इस इंटरवल में, जब एक्स 3/2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो हम देख रहे हैं जब एक्स अप्रोचिंग टू 3/2 माइनस है, 3/2 के जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, उस टाइम एफ एक्स क्या है? 0 माइनस है, 0 माइनस। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -1/f(x).
तो अगर ये जीरो माइनस है तो जीरो माइनस व्हाट इज 1/0 माइनस, लेकिन माइनस साइन है तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये यूं चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई 3/2 के बाद 3/2 पर तो क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, तो वहां इंक्लूड कर रखा है तो वो जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास 2 है ना, और 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर वो 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 आ जाएगा वो, तो ये तो -4 है हमारे पास, -2 कहीं यहाँ आ जाएगा ना, तो ये -2 पर आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो कुछ ऐसा आएगा और फिर यूं चला जाएगा वो एफ एक्स, वो +2 था, ये -2 बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा जी एक्स का। दिस इज द डायग्राम ऑफ जी एक्स। पर अब इसके बाद सवालों के जवाब दे सकते हैं अपन जो भी चाहें, तो जी एक्स का डायग्राम बना के देखा हमने। इस तरह का सवाल हमारे FM1 की शीट में था 11th क्लास में, वहां हमें जी एक्स का डायग्राम दे रखा था और -g ऑफ mod x का डायग्राम बनाना था। इस तरह का डायग्राम था हमारे, मतलब इस तरह का, मतलब ऐसा कंसेप्ट था कि भाई एक ग्राफ दे रखा है, दूसरा ग्राफ बनाना है अपने को, तो वहां भी बनाया था हमने, तो ये ऐसा बना लिया डायग्राम हमने। बस आप चेक कर सकते हैं जो भी आप चाहें, रेंज हम देख सकते हैं माइनस के इन्फाइनाइट से 4 है ना, -4 के नीचे ग्राफ नहीं जा रहा, -4 से इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो रेंज आ गई। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालें, जीरो माइनस पर, जीरो माइनस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई है ना। जीरो माइनस पर वो जी एक्स कितना है, जीरो माइनस पर जी एक्स तो नेगेटिव है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि एक डायग्राम जी एक्स का बना हुआ है। जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो, ये भी सही है, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू +-3/2, तो 3/2 पर +-3/2, -3/2 पर कंटिन्यूस है वो, इसलिए वो इनकरेक्ट है ना। 3/2 पर तो टूट रहा है यहाँ, लेकिन माइनस के 3/2 पर वो कंटिन्यूस है, इसलिए डी इज इनकरेक्ट। 4 पर आ गए अपन, 4 में कोई डाउट हो वो तो पीरियड निकाल लो पहले इसका, पीरियड इज 2π/3, तो 0 से 2π/3 में निकाल लो बस आप, डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दो, तो डेरिवेटिव अगर मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो हमने पहले पीरियड देख लिया और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस पीरियड के अंदर निकाल लेंगे बस हम, और जैसे ही हम f(x) बराबर 0 करेंगे तो उससे इस इंटरवल के अंदर दो ही वैल्यू आएंगी, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 2π/3, बस इन दोनों को रख देंगे बस अपन, एक बार 0 रख देंगे, एक बार 2π/3 रख देंगे, तो शायद 0 पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी और जो 2π/3 पर आएगी वो मिनिमम आ जाएगी ना। इसके बाद नेक्स्ट 5 में को डाउट हो, ये तो शीट में भी सवाल है हमारे ना, जेई में भी आया हुआ है, इसमें तो क्या है वो क्यू को यूज करते जाओ बस, बार बार 2 बार आया जेई में मेरे हिसाब से ये सवाल। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स का इनवर्स निकालना है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, a⁻100 आ गया शायद है ना, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स बराबर है हमारे पास, एक्स बराबर है पी ट्रांसपोज, और क्या लिखा है q⁻100, और ये लिखा हुआ है p 1000 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है p लिखा हुआ है ना, और अलग से हमें दिया हुआ है कि p इंटू पी ट्रांसपोज बराबर आई, पी ट्रांसपोज इंटू पी बराबर आई दे रखा है, आगे और दे रखा है कि a² भी जो है वो आई के बराबर है हमारे पास, मैं एक्स इनवर्स निकालना है, तो ये 1000 से लग रहा है हमें, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है पी ट्रांसपोज क्यू फिर क्यू फिर क्यू, ऐसे कितनी बार लिखा हुआ है, 1000 टाइम्स लिखा हुआ है। हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है ना, तो हम क्या करेंगे एक एक यूज कर लेंगे, पी ट्रांसपोज इंटू क्यू निकालेंगे। अब यहाँ क्यू कितनी बार बचेगा, ये बचेगा 1999 टाइम्स, एक क्यू में यूज कर रहा हूं अलग से। अब अगर मैं इसको निकालूं पी ट्रांसपोज इंटू क्यू, तो P transpose into Q is P transpose is P transpose. What is Q? Q is P into A into P transpose. ये हमें दिया हुआ है ना, बस मैं यहां से निकाल सकता हूं, दिस इज P into A into P transpose, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव, तो मैं इनको एसोसिएट कर लूंगा, एंड व्हाट इज दिस I, व्हाट इज I into A, तो ये बनेगा A into P transpose, यानी अगर मैं यहां से एक क्यू यूज कर रहा हूं ना तो मेरे पास एक ए इंट्रोड्यूस हो गया, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये कितना आया ए इंटू पी ट्रांसपोज, फिर पी ट्रांसपोज आगे चला गया, एक क्यू मैंने यूज किया ना तो एक ए इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पी ट्रांसपोज के साथ क्या करूंगा, एक क्यू लूंगा, फिर आगे क्या आएगा a² आ जाएगा, तो एक क्यू से एक ए इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो क्यू कितने है 1000, तो ए की पावर 1000 आ जाएगा, लिखूं एक बार और, बस ऐसा आ जाएगा a⁻, यानी ये यहां तक अगर मैं यूज करता रहूंगा तो ये a⁻1000 इंटू कितना आएगा पी ट्रांसपोज आ जाएगा, फाइनली ऐसा आ जाएगा। बस जैसे मैंने ये 1000 है ना, तो मैंने एक यूज करा यहां पर,
ये कितने हैं? 1999 है, तो इनको मैंने अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, ये आ गया ऐसा ना। तो इससे क्या आया, ए इंटू पी ट्रांसपोज, ए इंटू पी ट्रांसपोज। उस पी ट्रांसपोज से वापस क्या करूंगा मैं, क्यू का यूज कर लूंगा, तो उससे फिर क्या आएगा, फिर ए क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा वो। तो एक क्यू यूज किया तो ए की पावर 1 आया, 2 क्यू यूज करूंगा ए स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? बस ऐसे लिख दिया इसको, और ये आ जाएगा ना वडी ए, दिस इज ये आ गया। अब पे आगे फिर पी लिखा हुआ है ना, तो फिर ए को अलग कर लो, ए की पावर 1000 को अलग कर लो, एंड पी ट्रांसपोज इनटू पी। नाउ अगेन व्हाट इज दिस, आई। तो ए की पावर 1000 आ गया, लेकिन ए स्क्वायर क्या है, आई है, तो ए की पावर 1000 भी क्या होगा, आई हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आई। और अगर एक्स बराबर आई है तो एक्स इनवर्स भी आई आ जाएगा। अब चाहे आई बोलो चाहे ए की पावर 1000 बोलो, एक ही बात है ना, क्योंकि ए की पावर 1000 भी आई के बराबर ही है। नेक्स्ट इसके बाद आगे पर आ गए 6 हो गया, 6 7 में को डाउट हो, 7 के बाद 8 में को डाउट हो, 8 हो गया, 8 में ब्रेक कर लो, स्प्लिट करना पड़ता है इसके अंदर ना, तो इसको स्प्लिट कर लो। तो हम चाहते हैं भाई सम निकालें, तो सम निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया हुआ है एक तरह से, टी आर इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 अपॉन 2r माइनस 1 और इंटू 2r प्लस 1, ये ऐसा दिया हुआ है बस। सिंप्लीफाई करूंगा स्प्लिट, अगर ये ऊपर r की पावर 4 नहीं होता बेसिकली ये नीचे क्या लिखा हुआ, 4r स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, r स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने क्या किया, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं 4r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे मेरे पास कहीं ना कहीं 4r स्क्वायर है। तो ये 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो 16 से मैंने क्या किया, एडजस्ट कर लिया ना, ये 16 से मैंने एडजस्ट भी कर लिया इसको, ये डिवाइड कर दिया ना, तो 16 तो एडजस्ट हो गया। अब इसमें कर दो -1 और +1, तो ये स्टिल अभी भी क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी लिखा हुआ है r टू द पावर 4 लिखा हुआ है, दिस इज r टू द पावर 4। हो गया क्लियर, 1 7 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, पर इसको फैक्टराइज कर दो आप, तो 16 की जगह 16 है, इसको लिखा मैंने 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4r स्क्वायर प्लस 1, और +1 अलग आ गया हमारे पास, और नीचे जो है वह ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा लिखा हुआ है। पर इसको अलग अलग कर दो आप, अलग अलग करोगे अगर आप तो दिक्कत नहीं आएगी, 16 की जगह 16 आ गया, इससे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 1 एंड +1 अपॉन, वो फैक्टराइज कर ही रखा है हमने, 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। बस इसको स्प्लिट कर दूंगा अब मैं, यहाँ तो सिग्मा लगा दूंगा, और सिग्मा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 1 1 से n आ जाएगा, और उसको स्प्लिट कर दूंगा, तो उसको स्प्लिट करने पर कितना आएगा, दिस इज 16 4r स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस, स्प्लिट कर दो, एक बार बड़ा वाला फैक्टर छोड़ दो, एक बार ग्रेटेस्ट फैक्टर को छोड़ दो, एक बार लीस्ट फैक्टर को छोड़ दो, बीच में माइनस साइन लगाना पड़ेगा तभी जाके ऊपर r हटेगा। अब माइनस साइन लिया, एलसीएम लिया, तो कितना आया ऊपर 2 आ गया, हमें कितना चाहिए 1, तो 1/2 कर दो यहाँ, बस ऐसा आ गया ना, मतलब इसमें सिग्मा लगा दो, तो ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बनेगा, क्या हुआ, ये बनेगा, हाँ ये बनेगा 1 1 1 1 से n बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये कटते जाएंगे टर्म्स, और टर्म्स कटते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना, इसे निकाल से आगे चलते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट शीट पर आ गए अपन ना, मैट्रिक्स की शीट में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 है ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 1 to 5, तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, सेकंड हो गया, सेकंड के बाद थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट, थर्ड के बाद 4 में को डाउट, 4 में को डाउट, 4 के बाद 5 में को डाउट, 5 में को डाउट, 5 में कौन से ऑप्शन में, डी तो आसान है, डी में तो हमें कम से कम एफर्ट करना है। देखो वो मैट्रिक्स 2/2 का है ना, वो हमने m का मान लिया, वो 2/2 का है, उसकी एंट्रीज क्या है, इंटीजर है, तो वो हमारे पास है सिमेट्रिक है, और वो तो ए बी, और यहाँ कितना आ गया बी सी आ गया, यहाँ पर ऐसा आ गया ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये इन्वर्टिबल हो जाए, तो इन्वर्टिबल होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर मैं निकालूंगा तो व्हाट वी गेट a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर, तो उन्होंने ये बोल रखा है डी ऑप्शन में, अगर हम चाहते हैं इन्वर्टिबल हो तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज
इन द मेन डायगोनल यानी a इंटू सी, दैट शुड नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि अगर ये किसी इंटीजर का स्क्वायर हो गया तो b भी तो इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर का, फिर ये जीरो आ जाएगा ना। यानी अगर हम चाहते हैं ये इन्वर्टिबल हो, मतलब हम चाहते हैं नॉन जीरो आए, तो a इंटू सी किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना। जैसे a इंटू सी 2 आ जाए चलेगा, अगर a इंटू सी 2 आ जाएगा तो फिर ये जीरो कभी नहीं हो सकता। a इंटू सी 3 आ जाएगा तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर a इंटू सी 4 आ गया तो ये जीरो हो सकता है, क्योंकि 4 ये भी आ सकता है। a इंटू सी 5 आ गया तो ये जीरो नहीं हो सकता। a इंटू सी 6 आ गया तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो दिस प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल शुड नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अगर ऐसा है तो फिर ये नॉन जीरो आएगा, हैंस ये इन्वर्टिबल आएगा। ठीक है ना, बाकी में कोई डाउट नहीं है ना। तो ये 5 तो हो गए हमारे ना। इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में आ गए, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट हो तो वो तो जैसे a की पावर 5 निकाला था ना हमने, ऐसे a की पावर 4 निकाली। 12 के बाद कौन सा 15 में कोई डाउट हो। अब ये ब्रेक हो जाता है a प्लस बी के अंदर। कल तरीका बताया ना मैंने आपको, यहाँ पैटर्न जनरेट नहीं करना पड़ता अपने को। यहाँ ये जो a है हमारे पास, b जो है या जो a था उसको i प्लस सी में कन्वर्ट कर लिया हमने। c क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि b ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो उस a को लिखा मैंने i प्लस सी, जहाँ i तो अलग कर देंगे और c को अलग लिख देंगे, और c क्यूब इसमें जीरो आ जाता है, c क्यूब इसमें जीरो आ जाएगा। तो हमें c स्क्वायर तक निकालना पड़ेगा बस। उस a को मैं ऐसे लिख लूंगा ना, घर जाके विचार किया होगा शायद आपने ना, कल मैंने बताया था आपको i प्लस सी की फॉर्म में लिख लो उसको। ऊपर नहीं लिख पाए थे हम, क्योंकि ऊपर वो जो है सी क्यूब या सी की पावर 4 जीरो नहीं आ रहा था, तो वहां हमें पैटर्न जनरेट करना पड़ा था, है ना। तो ऐसा लिख लिया बस। अब इसमें क्या निकालना है हमें, a रेस्ट पावर कहां तक निकालना है, 20 तक निकालना है ना, तो a रेस्ट पावर 20 निकाल लो इसमें ना। तो आ जाएगा i प्लस सी होल पावर 20 आ जाएगा ये। और इसमें सी क्यूब क्या आ जाता है, सी क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाता है ना, तो सी स्क्वायर तक लिखना पड़ेगा बस आप। तो i की पावर 20, फिर 20c1 इंटू आई की पावर 19, वो आई आएगा, और सी की पावर 1 से सी आ जाएगा, और व्हाट इज आई इंटू सी, सी आ जाएगा, फिर 20c2 और इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। और सी का मतलब हम समझ गए हैं, क्योंकि हमने ए को ब्रेक किया है ना। तो सी बेसिकली क्या होगा हमारे पास, सी हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0, ये सी हमारे पास है ना। भाई आई तो अलग कर लिया, उस आई में क्या जोड़ूं कि वो ए आ जाए हमारे पास, तो सी हमारे पास ये है ना। और इसमें सी क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो जीरो आ जाता है ना, नहीं इसी ये तो हमारे पास आएगा सी स्क्वायर आएगा ये तो, है ना। एंड सी इज दिस, सी विल बिकम 0 -1 0 एंड 0 0 -1 एंड 0 0 1, ये आता है मेरे साथ सी 0 0 0, ये आएगा ना सी, ये सी हो जाएगा। वो ए को ब्रेक कर लिया हमने ना, और ये सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सी क्यूब निकालोगे जीरो आ जाएगा वो। बस अब ये सी इस सी की जगह वो सी रख देंगे ये वाला, और सी स्क्वायर की जगह रख देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, उससे ए की पावर 20 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे फिर आगे चाहें तो हम ए की पावर 7 बेस से निकाल लेंगे। ए की पावर 7 में यहाँ 7c1 और यहाँ 7c2 आ जाएगा, बस उसको जोड़ देंगे ना, हो जाएगा। फिर तो जोड़ लेंगे, कर लेंगे एलिमेंट, बताऊं पूरा करके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए, कौन सा है इसके बाद 16 में को डाउट हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो आप, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट 17 में को डाउट हो, 17 में को डाउट, 17 के बाद कौन सा है 20 में को डाउट हो, वो उनको डिफाइन कर लो, और R3 में से R2 को माइनस कर दो, R2 में से R1 को माइनस कर दो, थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर दो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 62 आ जाती है ना वो, तो लेस देन 63 और ग्रेटर देन इक्वल टू 62 आ जाएगा। यानी ये अप्लाई कर देंगे इसमें, R3 गोस टू R3 माइनस R2, ये अप्लाई कर दो इसमें, R3 गोस टू R3 माइनस R2 और R2 गोस टू R2 माइनस R1, ये अप्लाई कर दें इसमें ना। बस ये दो अप्लाई करना पर्याप्त है ना। इसके बाद कुछ एक्सपेंड कर देंगे इसको, और उसके जो दे रखा है हमें 192 उसके बराबर इक्वेट कर देंगे, तो उससे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद 21 में को डाउट हो, 21 में को डाउट है ना, वो 21 में क्या है, ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना ए बी डी, हालांकि अंडरस्टूड है वो बिलोंग्स टू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, ऐसा ब्रैकेट लगेगा वो -1 0 1, वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है शायद, हाल उसके को मतलब भी नहीं होता, उसमें 3 एलिमेंट तो लिख नहीं सकते अपन, है ना, तो करली ब्रैकेट है मतलब वो ना स्क्वायर लगा रखा है ना, तो स्क्वायर की जगह करली ब्रैकेट आ जाएगा। बताना है 21 के बाद नेक्स्ट 25 तक दे रखे हैं ना। 22 में को डाउट हो, 22 में को डाउट, मतलब ये भी सवाल अंडरस्टैंड करने में समय लगता है इसको, अदरवाइज सवाल में कोई दम नहीं है ना। मतलब हमें लिखा हुआ है कि एस एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो अंडर रूट n है,
और उन अंडरवुड एन में भी एन क्या है, ऑड है, यानी एस के एलिमेंट क्या हो गए, एस के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, एस के एलिमेंट हो गए एन ऑड इंटीजर है, तो अंडरवुड 1, अंडरवुड 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि एन कहां तक है हमारे पास, 50 तक है ना, लेकिन एन सिंस ऑड है, ये एस में एलिमेंट हो गए ना, एस के अंदर ये एलिमेंट हमारे पास है। अब आगे दिया हुआ है हमें कि ए एस का एलिमेंट है, मतलब ए या तो अंडरवुड 1 होगा, या अंडरवुड 3 होगा, या अंडरवुड 5 होगा, या अंडरवुड 49 होगा। ये समझ में आ गया हमारे पास। आगे लिखा हुआ है ए बराबर दिस है, वो ए के बाद बराबर लगा हुआ नहीं है शायद, है ना, तो ए इजिकल टू, समझ में आ गया कि ए के बराबर ही है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, तो वो सिग्मा ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा, और हमें दे रखा है कि ए इज द एलिमेंट ऑफ एस, यानी ए एस में से जो जो भी एलिमेंट ले सकता है हम रखते जाएंगे, और हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, ये निकालना है ना। तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए कितना होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया। क्या मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकता हूँ, यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में निकाल सकता हूँ, एंड दैट विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस 1, वो तो हम निकाल ही लेंगे, और उसका भी स्क्वायर करना है मुझे, तो ये उसका स्क्वायर कर दो आप, क्या आ जाएगा सिग्मा ए बिलोंग्स टू एस, और ये कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया इसका मतलब, अब ए वहां से रखता जाऊंगा मैं और स्क्वायर करता जाऊंगा ना, तो हमारे पास ए क्या है, ए तो ये है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1, 3, 5 और 49, तो ए स्क्वायर को पहले मैंने 1 लिखा, तो ये कितना आ गया 2 स्क्वायर आ गया, फिर मैंने 3 लिखा तो 4 स्क्वायर, फिर मैंने 5 लिखा तो 6 स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखा 49, 50 का स्क्वायर, ये सब निकालना है मुझे, और यहां से 2 स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा मैंने, बोले इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा ये उन्होंने ढंग से मैं लिख रखा था तो समझना था बस अपने को, अदरवाइज एक बार समझने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं थी सवाल करने में। 23rd में को डाउट हो, 23rd का आंसर मेरे हिसाब से बी आएगा, इसके आंसर में करेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं वो 3 प्लेन आ रहे हैं एक्चुअली, और 3 प्लेन या तो यूनिक पॉइंट पर कट करते हैं, या कट ही नहीं करेंगे, या फिर इनफाइनाइट, एक्चुअली 2 सोल्यूशन नहीं आ सकते ना, तो इसके आंसर में करेक्शन है, करेक्ट आंसर इज 2, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, ये आंसर आएगा इसका ना। हो गया बताना है। इसके बाद नेक्स्ट 24 में को डाउट हो, 24 में को डाउट, 25 में को डाउट, 25 में जेड का कोई मतलब नहीं है ना, जेड हमारे किसी काम आ नहीं रहा, हमें वाई इनवर्स दे रखा है, तो हम वाई निकालने के लिए हमें वाई दे रखा है और वाई इनवर्स दे रखा है, और हम क्या करेंगे, हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो बेसिकली वाई कैलकुलेट कर लेंगे बस हम, और वाई कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा इंटू आई और प्लस बीटा इंटू एक्स, बीटा इंटू एक्स दे रखा है, और प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स हमें दिया हुआ है अलग से, तो वहां से मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, और वहां से मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स तो दे रखा है मुझे, तो मैंने एक तो एक्स रख दिया यहाँ, और एक बार एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, और तीनों को जोड़ दिया, तो उससे जो है मेरे पास वाई आ जाएगा शायद ना, एंड वाई विल कम आउट टू बी, समझ रहे हैं भाई, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो आई है, एक्स हमें दे रखा है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, इस एक्स का मैंने स्क्वायर निकाल लिया, उससे एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी एक मैट्रिक्स है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी एक मैट्रिक्स है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर, इन तीनों को जोड़ दिया हमने, तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ गया, इन तीनों को जोड़ने पर आ गया हमारे पास अल्फा, अल्फा बीटा गामा, यह आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और फिर आ जाएगा 0 अल्फा बीटा, यह आ जाएगा 0 अल्फा बीटा, और फिर वो आ जाएगा 0 0 अल्फा, ये ऐसा आ गया, तो ये तो वाई हमारे पास है, और वाई इनवर्स अलग से दिया हुआ है हमें सवाल में, और हमें अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, तो अगर मैं वाई को वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाट इज वाई इंटू वाई इनवर्स, आई आ जाएगा, बस इससे अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आ जाएगी, सबसे पहले अल्फा आएगा लास्ट वाले से, फिर बीटा आ जाएगा सेकंड वाले से, फिर फर्स्ट वाले से गामा आ जाएगा ना, तो ऐसे अल्फा बराबर आ जाएगा 5, बीटा बराबर 10 और गामा बराबर 15, बस उनको रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, यही थे बस, है ना। आगे चलते हैं अपन, सवाल तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से पेपर के, आपने करके देखे जो कल मेरे को बताया था आपने, हो गए ना वो, तो आपने एक बार दोबारा देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी शायद मेरे हिसाब से, आई दिक्कत, नहीं देखा दोबारा करके, वो एक तो मैंने करा रखा है, एक तो 75 था शायद, है ना, 75 था, और एक 80 था, और एक 83, 3 सवाल पूछे थे आपने, तो तीनों तो आसान थे मेरे हिसाब से, कोई अगर एक बार देखेंगे दोबारा आप आ जाएंगे बड़ी आसानी से, कोई विशेष बात नहीं है उनमें ना, ऐसा नहीं है कि डिस्कस करके मैं बताऊंगा आपको। तो आगे चलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था हमने ना, कोई नंबर बताना चाहे तो 5 मिनट तो बता सकता है कि हाईएस्ट नंबर किसके आए हैं, ऐसा लगता हो किसी को, हाँ बताओ। 220,
अच्छा, टू 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 टू, अच्छा 222 नेल्सन माना जाता है इसको, नेल्सन नंबर बोलते हैं इसको। मतलब हिंदुस्तानी के लिए तो भाग्यशाली होता है। बाहर इसको अशुभ माना जाता है, बाहर मतलब फॉरेन में। मैथ्स में कितने? मेरे दिया ही नहीं मैथ्स का, मैथ्स में काउंट ही नहीं करे। अच्छा, कम तो नहीं आया ज्यादा? भाई बहुत ज्यादा कम आया हो तो आपको लग रहा हो भाई बताने में दिक्कत आएगी ना। ठीक ठाक है। अच्छा, और कोई इनसे ज्यादा किसी के आए हो? 222 से ज्यादा, इनसे ज्यादा किसी के हो? मैथ्स में किसी को लगता हो भाई, जैसे सुनने को मिल ही जाता है भाई ऐसे ऐसे नंबर आए हैं इस बार, पता लग जाता है वो तो आपको। तो आपको लगता हो भाई मेरे जो नंबर आए हैं ठीक ठाक अच्छे नंबर है, मतलब मैं सर को बता सकता हूँ, ऐसा भी लगे किसी को मान लो, तो बता सकता है कोई? नहीं बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? चलते हैं फिर आगे अपन, आपको बताने में दिक्कत है। ठीक है चलो, फिर जब आएंगे सामने तो मालूम पड़ जाएगा अपने आप ही। ठीक है चलो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था कल हमने ना, तो उसमें मैंने एक सवाल दिया था करने के लिए आपको। तो उसमें था हमारे पास, मैंने कल बोला भी था आपको कि नीचे की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तब हम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर हो तो भी दिक्कत आती है, ऊपर की डिग्री ज्यादा हो तो भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, नीचे की डिग्री ज्यादा हो तो फिर अपन शुरुआत कर सकते हैं इंटीग्रेशन की ना। तो कल हमने देखा था, दो ही फॉर्मूले हमने देखे थे कल। एक तो एक्स की पावर एन, उसमें एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, और एक वन बाय एक्स। दोनों फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, वो तभी लगा सकते हैं जब उनमें एक्स हो या एक्स की जगह लीनियर एक्सप्रेशन हो। और अगर लीनियर होगा तो मैं एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। तो हमें सवाल ये था, हमें एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये मुझे इंटीग्रेट करना था, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब मुझे इससे दिक्कत नहीं है भाई, अगर ये नहीं होता ना तो डायरेक्ट में क्या करता है इसको, एल एन मॉड ऑफ ए प्लस बी एक्स, और फिर बी से क्या करता है, डिवाइड कर देता है। अब ऊपर एक्स हमारे पास है, तो क्या करें, इसको मैनिपुलेट कर दो आप। तो सबसे पहले यहाँ ए प्लस बी एक्स था, तो जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो, ये पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो और बी से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ प्लस ए कर दो, माइनस ए कर दो, बस अलग अलग हो जाएगा। तो ये ए से ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, अभी भी ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है अभी ऊपर, बस इसको अलग अलग कर दो। ये वन बाई बी तो है ही से हमारे पास, ये इंटीग्रल लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, एक बार अलग अलग करके लिख दो उसको, बी एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स प्लस ए वन, और माइनस का ए अपॉन ए प्लस बी एक्स आ गया। मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक बार और लिख दो चाहो तो आप, ये वन बाई बी, ये साइन ऑफ इंटीग्रल, ये आ जाएगा डी एक्स माइनस, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज डी एक्स, इसको एक बार अलग अलग करके लिख दो चाहो तो, ये वन बाई बी आ गया, ब्रैकेट लगा रहे, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इस कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन बी एक्स प्लस ए, ऐसा लिख दिया ना। बता, हमें इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लीनियर है, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है एक्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर है, तो हम एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स, ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, इसका इंटीग्रल हो गया एल एन ऑफ मॉड ऑफ बी एक्स प्लस ए, और जो एक्स का कोफिशिएंट था उससे मैंने डिवाइड कर दिया, एन प्लस सी, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये आंसर आ गया, ऐसा ऐसा यूज करके हम निकाल सकते हैं इसको। इसको इंटीग्रेट करो जैसे आप, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं मैं आपसे ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगा पाएंगे। इंटरेस्ट है इसमें ना, कि आप कितना इंटरेस्ट लेंगे, मैं तो सवाल बहुत करवाऊंगा आपको। ओके, लीनियर होना चाहिए हमारे पास, हम सिर्फ वही जानते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन नीचे मेरे पास होना चाहिए, या तो एक्स हो या फिर लीनियर हो, तो उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और उससे एल एन की फॉर्मेट बन जाती है हमारे पास है ना। तो
लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए मुझे नीचे, और ये क्वाड्रेटिक है ना। हालांकि थोड़ा 1-2 दिन बाद लिखवाते हैं इस फॉर्मूले को हम, या 1-2 दिन बाद कोशिश करते हैं बच्चा अटेम्प्ट करे, लेकिन कर सकते हैं आप, है ना। अभी सोच पाएंगे आप। तो क्या करें, इसको फैक्टराइज कर दें ना। इसको फैक्टराइज कर देता हूं मैं। अब फैक्टराइज करने के बाद ये कितना आ गया, 1/x+a इंटू x-a। लिख सकता हूं उसे। अब आप ये सोचो कि अगर ये अलग अलग हो जाए ना, तो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा इसको। मतलब ये दिमाग लगा रहे हैं अपन, हम हमारी लिमिटेशन जानते हैं। सबसे बड़ी बात, अपनी लिमिटेशन जानना बहुत अच्छी बात होती है, कि ये मेरी लिमिटेशन है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। और जो भी हमारे सामने आता है उसको हमारी लिमिटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये तो मैं कर लूंगा, ये आ जाएगा। तो ये अलग अलग हो जाए मान लो। अब चाहे अलग अलग होने के बाद इनके बीच में प्लस साइन आए, चाहे इनके पीछे माइनस साइन आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां मैं ऐसा लिखता हूं उसको, मैं इनको अलग अलग, जैसे हम करते हैं ना स्प्लिट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं अपन। सभी एक सवाल था डीबीबी का, हमारे लास्ट सवाल, वो हमने स्प्लिट किया था, वो अलग अलग हो गए थे। 2r-1 और 2r+1 को मैंने अलग अलग कर दिया था। ऐसे हम चाहते हैं भाई इसको, किसी भी एक फैक्टर को यहां लिख दो और किसी भी एक फैक्टर को यहां लिख दो। उसमें क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट फैक्टर छोड़ देते हैं, एक बार लीस्ट फैक्टर छोड़ देते हैं। ये मैं चाहता हूं, मतलब मैं चाहता ऐसा हूं, ये मैं चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूँ आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिले, चाह लिया मैंने। अब चाहने से काम थोड़ी चला, तो हम चाहते हैं अलग अलग हो जाए। तो अब लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जो है हमारे सामने और जो हम चाहते हैं इसको मैच कराना पड़ेगा। ये बेसिकली एग्जैक्टली ये वैसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना। अब इसका एलसीएम लो, क्या डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा? यस। हम चाहते हैं ऊपर क्या है, 1। अब प्लस साइन तो नहीं लग सकता बीच में, क्योंकि अगर मैं बीच में प्लस साइन लगाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा, एक्स का टर्म आएगा ना। तो ऊपर कांस्टेंट लाने के लिए मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ऊपर क्या आ रहा है, 2a। मुझे क्या चाहिए, 1/2a लिख दो, बस ये 1/2a लिख दो, बस हो गया इंटीग्रेशन। अलग अलग कर दिया इसको। तो ऐसे मतलब ये हमने दिमाग लगाया, 1/2a एंड दिस इज ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1/x-a dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x+a dx। ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। ये इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया ना। अब ये हम जानते ही हैं, 1/2a की जगह 1/2a आ जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x-a माइनस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x+a। अब चाहो तो log m माइनस log n का इस्तेमाल करके इसको ऐसे लिख दो, 1/2a इंटू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x-a अपॉन x+a। अब इस फॉर्मूले, इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लेंगे अपन ना। इसको हमने फॉर्मूले की तरह याद रख लिया ना, डिराइव कर लिया हमने। अब इसको हम फॉर्मूले की तरह याद रख लेंगे ना। ये कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं था, ये तो हमने बेसिक फॉर्मूले का यूज करके डिराइव कर लिया ना। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को हम, 1/x² माइनस a², 1/2a x-a अपॉन x+a। कब लगा सकते हैं इसको, जब यहाँ x हो या x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो, तभी लगा सकते हैं ना। तो ये हमने सिंपल जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था उसका यूज करके डिराइव कर लिया इसको हमने ना। ठीक है ना, ऐसे इन्हें निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ, सेकंड सेगमेंट पर आएंगे अपन ना, ये थर्ड वाले पर आएंगे ना। फर्स्ट वाले में 2 फॉर्मूले लिखाए ना मैंने आपको, हाँ तो इस सेकंड पर आ गए अपन। सेकंड में हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x+c। ये किस कंसेप्ट का यूज किया हमने कि भाई इसको डिफरेंट इंटीग्रल ये क्यों आया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास है ना। वही ये वैलिड तब है जब या तो x हो या x की जगह लीनियर हो, और अगर लीनियर होगा तो मैं x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलूंगा ना। ऐसे मैं यहाँ इंटीग्रल ऑफ a⁻x निकालना चाहूँ तो उसको निकाल सकते हैं अपन, इंटीग्रल ऑफ a⁻x को। यह आता है a⁻x अपॉन ln a। इंटीग्रल ऑफ दिस इज a⁻x अपॉन ln a। ठीक है ना, इसका इंटीग्रल, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, इंटीग्रल ऑफ a⁻x dx, ये मुझे निकालना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e⁻x इंटू ln a dx। इस a⁻x को मैंने ऐसे लिख लिया, देखो ऐसे ही लिखा है मैंने, है ना। आगे समझ, जैसे हम fx की पावर gx को लिखते हैं ना, ये हमने लिमिट में सिखाया था आपको ना, fx की पावर gx क्या लिखते हैं इसको हम, e⁻gx इंटू ln fx लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे लिख, वही मैंने लिख लिया है, a की पावर x को पावर आ गया गई और वैसा आ गया ln a। तो ये a की पावर x से लिखा हुआ है। अब ये मुझे इंटीग्रेट करना आता है, क्योंकि मैं इस इंटीग्रल को निकालना जानता हूं। तो पावर क्या है, x तो नहीं है लेकिन क्या है, लीनियर है।
तो मैं x के कोफिशिएंट से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, e रेज़ टू पावर x इंटू ln a, और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ln a से मैंने डिवाइड कर दिया प्लस c, एंड व्हाट इज दिस, a टू द पावर x, तो ये a टू द पावर x लिखा हुआ है ना, a टू द पावर x लिखा हुआ है वो, तो a की पावर x अपॉन ln a आ गया ना। तो मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है, या तो यहाँ x होगा या फिर x की जगह लीनियर होगा, लीनियर होगा तो फिर मैं x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा ना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है अपने को ना, जैसे यहाँ स्टार लगा के लिख सकता हूँ चाहूँ तो मैं, इंटीग्रल ऑफ a रेज़ टू पावर cx प्लस d, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना, इसका बेस कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर cx प्लस d अपॉन ln a। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c, तो 1 अपॉन c से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, प्लस c, ठीक है ना। ऐसे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो दो फॉर्मूले और बढ़ गए हमारे पास, हम a की पावर x और a की पावर x को भी इंटीग्रेट करना जानते हैं। बेस अगर कांस्टेंट हो तो हम a की पावर x या a की पावर x का इस्तेमाल कर लेंगे ना, लेकिन जैसे इंटीग्रल ऑफ इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्क्वायर खोल दो इसमें, और क्या पसंद, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो इसमें, तो इसको आई मान लिया मैंने, तो इंटीग्रल ऑफ ये कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2x, अब इसकी पावर x तो नहीं है लेकिन लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, 3 रेज़ टू पावर 2x एन प्लस 2 ab, तो 6 टू द पावर x से लिखा है इंटू बी, 2 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर x, तो पावर सेम थी तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मैंने, है ना, सही लिखा है ना, बस बेस, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे इसको टर्म बाय टर्म में इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना, तो ये इसको चाहो तो एक बार लिख दो, 2 रेज़ टू पावर 2x dx, एक तो इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, फिर 3 रेज़ टू पावर 2x dx, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, 6 टू द पावर x dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, मतलब ये इंटीग्रेट करना जानता हूँ, ठीक है भैया x नहीं है कोई बात नहीं लेकिन लीनियर है, तो a टू द पावर x अपॉन ln a, उसको x ही बोल रहे हैं अपन, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ लिख लूंगा a टू द पावर x अपॉन ln a, और जो x का कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, a टू द पावर x अपॉन ln a, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1, उससे डिवाइड करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज द आंसर, तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा ना। नेक्स्ट लिखें, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx, a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, हो गया ना। अब क्या करें, इसमें दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, अभी किया था हमने 2 इंटू 3 की पावर x, तो ये आ जाएगा ए ई होल पावर x, ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब ये बेस कांस्टेंट है इसका, तो a की पावर x हो गया, मतलब ये तो a टू द पावर x अपॉन ln a, और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1, उससे डिवाइड करें नहीं करें एक ही बात,
या हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि ए की पावर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एल एन ए। ये मैंने ए की पावर एक्स को ऐसे लिख दिया, ए की पावर एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये आगे ए की पावर एक्स लिखा हुआ है। अब इनका बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन ए। अब पावर में एक्स नहीं है लेकिन पावर में लीनियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। और बाकी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, ई की पावर एक्स, लेकिन अब यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, और वो ये सेम ही है। हो सकता है एक ऑप्शन में ये लिखा हो, एक ऑप्शन में लिखा हो, मल्टीपल चॉइस बन गया मतलब ये ये क्या लिखा हुआ है ये हम जानते हैं, ये ये और ये दोनों सेम है, तो वो ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, और ये क्लियर कट लॉग एम इंटू एन अगर मैं लगाऊंगा तो वन प्लस एल एन ए आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो मतलब सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जब भी दो अलग अलग अगर आंसर दिखेंगे मुझे, तो उन दोनों आंसर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा और किसी टर्म का डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर किसी एक सवाल के दो अलग अलग इंटीग्रल आ रहे हैं तो उनमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है ना, दिखने का तरीका हो सकता है अलग अलग दिखे अपने को, लेकिन वो वही रहेगा। इवेल्युएट ई रेस्ट टू पावर 3x प्लस ई रेस्ट टू पावर 5x अपॉन ई रेस्ट टू पावर x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस x। हो गया ना, तो बस इसमें अब हमें ये कोशिश करनी है, क्योंकि फॉर्मूले पता है हमें, हम e की पावर x जानते हैं या e की पावर लीनियर जानते हैं ना, तो ये कुछ सिंप्लीफाई होगा, मतलब ये उस फॉर्मूले जो याद है उनसे पता है अपने को ना। तो इसमें भी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं हम, पर जैसा नीचे है, ये तो ऐसा ऊपर बना दो आप, जैसा नीचे है ना ऐसा ऊपर बना दो। तो ऐसा करने के लिए हमें ई रेस्ट पावर 2x बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं ई रेस्ट पावर 3x बाहर निकालना पड़ेगा हमें, नहीं नहीं e की पावर 4x बाहर निकालना पड़ेगा। जैसा नीचे है, अगर एग्जैक्टली वैसा ऊपर क्रिएट करना है तो मुझे e की पावर 4x क्रिएट करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा बाहर से। हालांकि दिख नहीं रहा है कि e की पावर 4x कॉमन आ रहा है, लेकिन जैसा नीचे है वैसा एग्जैक्टली ऊपर क्रिएट करना है, तो मुझे e की पावर 4x कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, e की पावर माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा e की पावर x, और ये आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ये dx आ जाएगा ना, ये हट जाएंगे यहाँ से, और e की पावर 4x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर 4x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 प्लस ये आंसर आ जाएगा। या ऐसा सोच सकते हैं हम कि भाई जैसे ऊपर नेगेटिव पावर है ही नहीं, तो इस नेगेटिव वाले को क्या है 1 अपॉन कर दो, ऐसा भी सोच सकते हैं हम। तो इसको मैंने 1 अपॉन कर दिया ना, तो उससे कितना आ गया, उससे ये आ गया हमारे पास मतलब या तो 1 अपॉन कर दें या इसको बाहर निकाल लें, e की पावर माइनस एक्स को, तो मैंने e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा अब e की पावर 2x प्लस 1 बचा, और वहां से मैंने e की पावर 3x बाहर निकाल लिया, ताकि वहां कितना आ गया 1 प्लस e की पावर 2x आ गया। ऐसे सोचा मैंने, अभी इसको काट दो और इसको वापस ऊपर ले जाओ, तो वापस e की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो कुछ कॉमन लिया मतलब हमारे हिसाब से हमने, अब पता नहीं ऐसे माइंड में आएगा, पता नहीं ऐसे माइंड में आएगा, जिससे भी आएगा मतलब वो हमें सोचना पड़ेगा ना। नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट पर आते हैं हम, थर्ड सेगमेंट पर। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx दैट इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस सी, बिकॉज माइनस cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स आ जाएगा ना। वही अगर मैं ऐसे, ये तभी यूज कर सकता हूं जब साइन का एंगल क्या हो, लीनियर हो हमारे पास, और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ होगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो भी मैं ये इंटीग्रल का यूज कर सकता हूं, बट अब एक्स के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इंटीग्रल इज माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट था उससे मैंने डिवाइड कर दिया और प्लस सी आ गया ना। जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले उन सब में एक्स की जगह हम लीनियर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रल मैं जानता हूं, cos का इंटीग्रल जानता हूं, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल मैं नहीं जानता,
साइन स्क्वायर के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी हमारे। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने कराया होगा आपको, बल्कि आपने कॉपी देखना ट्रिग्नोमेट्री की खोल के, वहां सभी इंटीग्रल कराए होंगे, साइन स्क्वायर का कराया होगा, साइन क्यूब का भी करवाया होगा आपको इंटीग्रल। तो ये सब इसमें जो है हमारे पास, हम साइन का जानते हैं बस, साइन स्क्वायर हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, साइन क्यूब में क्यूब हटाना पड़ेगा, साइन की पावर 4 में डिग्री 4 हटानी पड़ेगी। हम सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रल जानते हैं फिलहाल फिलहाल। इनका यूज करते हैं। लिखो आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है cos of 3x into cos of 2x, इंटीग्रेट दिस, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। तो हम तो बस यही चाह रहे हैं कि भाई अलग अलग हो जाएं, इनके बीच में प्लस माइनस साइन होता काश, तो फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, तो उनको लगा दो आप सारे फॉर्मूले। क्या करें, 2 cos cos भी लगा दो बस इसमें, 2 cos cos भी। और जो 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने, है ना, लगभग उसको लगा दो उसमें। तो 2 cos cos भी लगा दिया मैंने ना, तो ये 1/2 कर दिया और यहाँ 2 कर दिया ना। व्हाट इज 2 cos cos b? cos of a minus b, cos of a minus b and plus cos of a plus b, a minus b and plus cos of a plus b। पता भाई इंटीग्रेट हो गया है आसानी से, सिंपल। इंटीग्रेशन का काम कम है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री का काम ज्यादा है ना। तो इसका इंटीग्रल आ गया sin x, इसका इंटीग्रल आएगा sin 5x, और जो x का कोफिशिएंट है 5 उससे डिवाइड करूंगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो ऐसा आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया मैंने और कुछ नहीं किया ना। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x dx। अब अगर ये स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर डिग्री हटने से क्या होता है, हायर डिग्री हटने से एंगल हायर हो जाता है ना। तो एंगल के हायर होने से दिक्कत नहीं है मुझे, एंगल में x हो, 2x हो, 3x हो, 10, उससे दिक्कत नहीं है ना। डिग्री हटनी चाहिए इसकी ना। और डिग्री स्क्वायर को हटाना हो, स्क्वायर को लाना हो, एंगल को आधा करना हो, एंगल को डबल करना हो, तो 2a वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है ना। एंगल को 1/3 करना हो, क्यूब को लाना हो, क्यूब को हटाना हो, तो 3 वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने को। तो यहाँ बस हमें चाहिए 2 cos sin स्क्वायर चाहिए हमें। व्हाट इज 2 sin स्क्वायर? 1 माइनस कॉस। तो इसको मैंने आई मान लिया और हमें 2 चाहिए यहाँ। 2 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने 2 से क्रिएट कर लिया। व्हाट इज 2 sin स्क्वायर? 1 माइनस कॉस। और जब भी स्क्वायर गायब होगा एंगल डबल हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस, और अब स्क्वायर को गायब कर रहा हूँ तो एंगल डबल हो गया, जो भी एंगल अवेलेबल है उसको डबल कर दिया। पर अब इसको निकाल सकता हूँ मैं, 1/2 की जगह 1/2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1/2 sin 2x dx का इंटीग्रल तो आ जाएगा n प्लस c। कॉस स्क्वायर अगर होता तो यहाँ प्लस साइन आ जाता बस है ना, यही फर्क पड़ता बस है ना। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो क्यूब हटना चाहिए इसका ना, क्यूब हटेगा तो इंटीग्रेट कर पाएंगे हम, क्यूब हटेगा तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्यूब को हटाना हो, क्यूब को लाना हो, एंगल को 1/3 करना हो, एंगल को थ्राइस करना हो, तो 3 वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर एक क्यूब हटेगा तो फिर एंगल हायर होगा। हो गया, बस फॉर्मूला लगा दो उसमें ना। तो cos 3x का फॉर्मूला लगा दो आप, cos 3x का फॉर्मूला हम जानते हैं ना। तो सिंस cos ऑफ 3x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x, इसमें क्यूब पहले आता है, साइन में क्यूब बाद में आता है। साइन 3x में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो इस cos क्यूब x को निकाल लो आप। देयरफॉर cos क्यूब x इज इक्वल टू, देयरफॉर cos क्यूब x इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 1/4 cos ऑफ 3x एंड प्लस 3 cos x। बस यहाँ लिख दिया हमने ऐसा, बस वहां लिख दो। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4 को बाहर निकाल लिया,
और वो कितना आ गया, cos ऑफ 3x एंड प्लस 3 cos x आ गया। वो सही लिखा है ना मैंने? मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/3 sin 3x एंड 3 sin x, याद आएगा ना? तो 1/4 की जगह 1/4 रहेगा, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/3 sin 3x, और फिर 3 तो मेंटेन रहेगा, इंटीग्रल ऑफ cos x sin x प्लस c, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें क्या देखो, जब भी अगर इवन पावर होती है ना, तो इवन पावर तो रिमूव करनी पड़ती है अपने को। जैसे अभी हमें डिग्री 4 का भी करेंगे अपन, और भी हायर डिग्री का भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब और डिग्री हो साइन कोस के अंदर, तो एक एफर्ट ये भी रहता है ना कि चाहे और डिग्री में 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे साइन के अंदर हो चाहे कॉस के अंदर हो, अगर और डिग्री है तो उसकी एक डिग्री अलग कर लो, एक सिंगल डिग्री को अलग कर लो, ये सिंगल डिग्री को अलग कर लिया। अब क्या बचा, अब इवन डिग्री बचा, उसको साइन में कन्वर्ट कर लो। अगर साइन क्यू होता तो साइन की एक पावर अलग कर लेता, और बचे हुए साइन को क्या करता, कॉस में कन्वर्ट कर लेता। तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट, माइनस साइन स्क्वायर। और थोड़ा सा इंडिकेशन का आइडिया तो है हमें। अब पुट कर दो साइन एक्स बराबर टी। पुट हमेशा उसी को किया जाता है जिससे दिक्कत आ रही हो, जिससे डर लग रहा हो, या जिसका डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो। ये 3 बातें हैं पुट करने के पीछे, है ना? लग रहा हो भाई कॉम्प्लिकेटेड है, आसान करने के लिए पुट कर दो। देख कर डर लग रहा हो अजीबो गरीब, उसको पुट कर दो। या जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सवाल में नजर आ रहा हो उसको टी पुट कर दो आप। अब जैसे मैं अगर साइन एक्स को पुट कर दूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, उसको पुट कर दो। जब भी साइन कॉस पर ऑड पावर हो उसके एक सिंगल पावर को अलग कर लो, बाकी बचे हुए को, जैसे साइन हो तो साइन की एक पावर अलग कर ली, बाकी को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। कॉस की पावर ऑड हो तो कॉस की एक पावर को अलग, ये लिखते रहा करो कहीं ना कहीं अपने ना, ताकि एक बार में काम चल रहा है अपना, है ना? कहीं ना कहीं अपने लिए लिखते रहा करो उनको, घर जाके फेर में लिखना हो, किसे भी करना हो, ताकि मुझे बोल रहा हूँ ना उस एक सवाल से बहुत सारे सवाल कर पाओ आप, है ना? ऐसा नहीं कि मैं 100 सवाल कराऊंगा ना, सवाल करा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो इसमें पुट कर दिया हमने साइन एक्स बराबर टी, तो कितना हो गया अब, कॉस एक्स डी एक्स बराबर, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो ये आई बराबर कितना आ गया, आई इज इक्वल टू, ये तो डी टी में चला गया, ये डी टी में चला गया, और ये कितना बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर बचा हमारे पास डी टी, और इसका इंटीग्रल क्या हो गया, टी हो गया, और ये कितना हो गया, T3/3 हो गया प्लस सी। नाउ व्हाट इज टी, टी इज साइन एक्स, तो टी इज साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आ जाएगा माइनस का 1/3, ये कितना आ जाएगा, दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस सी। अब आंसर मैच नहीं करेगा, हमारे आंसर ये ऐसा आया था और अब वो आंसर ऐसा आ रहा है, तो ये आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, यहाँ एंगल हायर है, यहाँ डिग्री हायर है, जैसे शायद ये तो मैच कर रहा है, ये भी कुछ मैच नहीं कर रहा क्या? हाँ, कॉस क्यूब को मैंने ऐसे लिखा, तो ये 3 था, 1/4 था, तो आ जाएगा वो, खैर वो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखो एंगल हायर है, यहाँ डिग्री हायर नहीं है, तो आप कुछ मत करो, आप इस साइन क्यूब को साइन 3x में कर, या तो इसको आप इस साइन 3x की जगह 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x कर दो, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं है, साइन एक्स यहाँ भी है वहां भी है, दिक्कत इससे है। तो यहाँ इस साइन एक्स 3x की जगह 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x लिख दो, दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। ये कभी दिक्कत आएगी अपने को, जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे, सारी मैच्योरिटी आ चुकी होगी, हो सकता है मेरे दिमाग में ये थॉट आए, हो सकता है मेरे दिमाग में वो थॉट आए, हो सकता है मेरा आंसर ही आया हो, अभी वो ऑप्शन में नहीं हो, या ऑप्शन में वो भी हो और ऑप्शन में ये भी हो ना, तो मैनिपुलेट करना पड़ सकता है अपने को आंसर, है ना? मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, एक ऑप्शन में लिखा हो, एक ऑप्शन में लिखा हो, तो पकड़ में आ जाएगा, जैसे मेरे वो आएगा, या तो वो ऑप्शन में मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर अपने आप दिमाग चलेगा भाई वो एंगल को हायर करो आप, डिग्री हटा दो और एंगल को हायर कर दो, या यहाँ साइन 3x की जगह 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x रख दो ना। तो जब भी ऑड हो साइन पावर कॉस पर पावर, एक सिंगल पावर को अलग करके वो बाकी बचे हुए को कॉस में कन्वर्ट कर लो, या बाकी बचे हुए को साइन में कन्वर्ट कर लो। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 4x dx। cos टू द पावर 4x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी डिग्री 4 हटानी पड़ेगी हमें ना, और जैसे डिग्री 4 हटेगी तो एंगल हायर हो जाएगा, एंगल हायर हो जाएगा हमारे पास। क्यों हटता है, तो एंगल में 3 गुना हो जाता है,
स्क्वायर हटेगा तो एंगल 2 गुना हो जाएगा, डिग्री 4 हटेगी तो एंगल 4 गुना हो जाएगा ना। लेकिन हमें cos 4x का ऐसा कोई फॉर्मूला हमने याद नहीं कर रखा, तो कोई बात नहीं, पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर से एंगल 2 आ जाएगा ना। तो पहले हमें इसमें cos स्क्वायर चाहिए ना, इस पहले स्क्वायर को स्क्वायर कर दो इसमें ना। तो ये मैंने cos स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर dx, cos की पावर 4 लिखा हुआ है ना। अब मैं पहले cos स्क्वायर का स्क्वायर गायब करूंगा, है ना, फिर वो उसमें इसका स्क्वायर कर दूंगा बाद में। लेकिन अब मैं इसका स्क्वायर करने के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 cos स्क्वायर कंफर्टेबल लगता है अपने को ना, तो यहाँ 2 लाने के लिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कर दिया, तो 1/4 कर दो ना। व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस। 2 cos स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस कॉस, और 2 sin स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस। और जब स्क्वायर गायब होता है तो एंगल डबल हो जाता है ना। तो ये 1/4 को मैंने कॉपी कर लिया और इसको लिखा मैंने 1 प्लस कॉस, और जो भी यहाँ एंगल था उसको डबल कर दिया हमने, होल स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ स्क्वायर गायब करना बाकी रह गया, डिग्री 4 से स्क्वायर पर आ गए अपन, पर इसको एक्सपेंड कर दो तो 1/4 की जगह 1/4, और ये कितना आ गया 1 प्लस 2 cos 2x, एंड दैट इज cos स्क्वायर ऑफ 2x, cos स्क्वायर ऑफ 2x। अब इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, dx बन गया। इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं है, ये फिर स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए फिर क्या चाहिए मुझे, इसके लिए फिर 2 चाहिए। व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos। इसके लिए फिर 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो समझ रहे ना। और व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos। तो ये 1/4 लिखा हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रल है, अप्रोप्रिएटली मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, तो 2 cos ऑफ 2x। फिर ये 1/2 तो मैंने आगे लिख दिया, और व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos। अब मैं स्क्वायर गायब कर रहा हूं, तो जो भी अवेलेबल एंगल है वो डबल हो गया ना, बस ये आ गया, फिर एक ब्रैकेट ये और आ गया, और ये dx आ गया। अब कहीं भी स्क्वायर नहीं है ना, सिंपल cos है, तो जिससे डिग्री हटी ना, एंगल क्या होगा, हायर हो गया ना। हायर डिग्री हटने से एंगल हायर हो जाता है हमारे पास, और हायर एंगल से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मैनिपुलेट कर लो, तो ये 1/4 की जगह 1/4 आ गया, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1/2 आएगा, तो 3/2 हो गया मतलब ये। तो इंटीग्रल 3/2 dx प्लस, फिर 2 टाइम्स मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गया cos ऑफ 2x dx, और फिर यहां से 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, एंड इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 4x dx। बस इसको व्यवस्थित रूप से लिख दिया है ना हमने, बस इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो साहब। मतलब तो आंसर लिखना है अपने को ना, दिस इज 3/2 x, दिस इज 1 दिस इज साइन 2x, एंड दिस इज 1/8 साइन 4x, है ना। अब तो इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेट करके लिख देना, हो जाएगा अब तो, है ना। तो ऐसे हायर डिग्री को हटा दिया हमने, हायर डिग्री को हटा के हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे मान लो मुझे ये इंटीग्रेट करना होता है, ये एक और करते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 5x। तो ये ऑड वाला आसान होता है ना, क्या करते हैं इसमें, अब साइन की पावर 5x का फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करें, या एक सिंगल पावर को अलग कर लो, इसमें एक सिंगल पावर को अलग कर लेना। साइन की पावर 5x, तो एक सिंगल पावर को अलग कर लो इसमें से, बाकी डिग्री को अलग कर लो। तो एक सिंगल डिग्री को अलग कर लूंगा मैं। अब क्या बचा, अब जो बचेगा उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा मैं, जो बचेगा उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास क्या बचा, अब कॉस्ट की पावर 4 बचा, तो मैंने क्या लिखा उसको, साइन की पावर 4 बचा, तो साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, ये साइन स्क्वायर हो गया, और इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। मतलब cos x को टी पुट कर दो आप, ताकि वो dt में चला जाएगा, वो पोलिनोमियल आ जाएगा। और उसको ये जब भी साइन cos पे पावर ऑड हो, तो फिर ये तरीका लगाते हैं बनना। समझ में आ गया ना, एक एक पावर को अलग कर दिया, बाकी को cos की पावर ऑड होती तो एक cos अलग कर लेता, और बाकी को साइन में कन्वर्ट कर लेता। ना पुट कर देंगे cos x बराबर t, ना पुट cos x बराबर t, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना आ गया, dt आ जाएगा ना। तो ये साइन एक्स
dx से क्या आ गया, माइनस का dt आ गया, तो माइनस साइन तो बाहर निकाल लिया और dt को लास्ट में लिख दिया। भाई ये कन्वर्ट कर दिया मैंने ना, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने t के अंदर। अब साइन को मैंने cos को t बोला है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। बट इसको एक्सपेंड कर दूंगा और जो पावर फॉर्मूला होता है वो लगा दूंगा इसमें ना, और टी की जगह वापस cos x रख दूंगा। तो ये माइनस साइन की जगह माइनस साइन रहेगा, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 माइनस 2t स्क्वायर एंड प्लस टी रेज़ टू पावर 4 dt, ये ऐसा आ जाएगा। पर इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो कितना आया, माइनस टी प्लस 2/3 टी क्यूब एंड माइनस टी रेज़ टू पावर 5/5 प्लस सी। व्हाट इज टी, टी इज cos x, तो टी की जगह cos x रख देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो ये ऑड में एडवांटेज होता है ना। लिखे इक्वल, लिखे नेक्स्ट, ये साइन कॉस के इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं हम, हमें साइन और कॉस का इंटीग्रल पता है बस, बाकी हमें डिग्री अगर हायर आएगी तो उसको हटाना पड़ेगा ना। cos x माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस cos x, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। हो गया, तो एंगल का मिसमैच है इसमें ना, ऊपर एंगल एक्स भी है 2x भी है, तो हम एंगल सेम कर दें, और नीचे एंगल एक्स है, तो हम कोशिश करेंगे वो 2x को x में कन्वर्ट कर दें, 2x को हम x में कन्वर्ट कर लें। अगर मैं 2x को x में कन्वर्ट कर लूंगा तो मैं एडवांटेज पर रहूंगा ना, और कैलकुलेट करके निकाल लूंगा। अब cos 2x का एंगल x करने के तीन तरीके होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। किसका यूज करें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का, क्योंकि ताकि उससे cos x ही आएगा ऊपर और नीचे भी cos x ही है ना। तो बस इसको लिख लो, i इज इक्वल टू, ये cos x लिखा हुआ है और इसको लिख दिया हमने यहां से ना, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ताकि ऊपर सब जगह cos x है। अब कुछ कॉमन वगैरह आ रहा होगा तो कॉमन ले लूंगा, और कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कैंसिल आउट कर दूंगा ना। तो इसमें से माइनस साइन मैंने बाहर निकाली है, तो व्हाट डू वी गेट, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इंटू 1 माइनस cos x। ये सारे सब जगह हमारे पास एंगल में x ही है और cos है, मतलब इसके फैक्टर कर दो आप ना। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस साइन की जगह माइनस साइन है, इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 1, और एक बार लिख दो cos x माइनस 1, ये से फैक्टराइज कर दो। अब हमें माइनस cos x चाहिए, तो माइनस cos x लाने के लिए यहाँ प्लस साइन लगा दो, ताकि माइनस cos x आ जाएगा इससे ना। और ये कितना आएगा, 1 माइनस cos x। अब इस माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई हुआ, यानी विद नेगेटिव साइन ये हट जाएगा यहाँ से, पता वो बचेगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इंटीग्रल इज 2 sin x एंड प्लस x प्लस सी, बस ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेट करने को। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू cos स्क्वायर x, sin 2x इंटू cos स्क्वायर x।
ओके, तो इसमें देखो हमारे पास ये है कि जैसे ये डिग्री 2 है, ये हटाना पड़ेगा अपने को ना, कॉस का ये डिग्री 2 जो है ये हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 2 चाहिए वहां पर। तो आई इज इक्वल टू, ये मैंने sin 2x को sin 2x लिखा, और इसको मैंने लिख लिया 2 cos² x dx, और उसके लिए 1/2 कर दिया मैंने यहाँ। ना व्हाट इज 2 cos², 1 + cos, तो ये 1/2 तो मेंटेन है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल आ गया, sin 2x लिखा हुआ ये इनटू दिस इज 1 + cos²x। तो डिग्री तो हट गई हमारे पास है ना, अब इसको अलग अलग कर दो आप, ये 1/2 की जगह मैंने 1/2 लिख लिया, और इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा इंटीग्रल ऑफ sin 2x। अब वहां साइन कॉस के एंगल सेम है, तो उससे कितना बन जाएगा 1/2 sin 4x आ जाएगा वो। हो गया क्लियर? वो sin 2x cos 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उसको, तो 1/2 2 sin 2x cos 2x sin 2a sin 4x हो गया। मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं ना, तो ये 1/2 की जगह 1/2 है, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस cos 2x, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर अगेन साइन का इंटीग्रल वो आएगा, तो 1/2 मेंटेन रहा, साइन का इंटीग्रल आ गया माइनस cos, और x का कोएफिशिएंट 4 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। ठीक है ना, ये आ जाए, ये एक तरीका है इसको निकालने का। हम ऐसा भी कर सकते थे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos²x, हालांकि हम अलग से हेडिंग डाल के पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, ये तो अपन बेसिक फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अभी। बेसिक फॉर्मूले का मतलब बस ये बेसिक फॉर्मूला कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ गया। वो साइन बेसिक इंटीग्रल साइन का यूज कर रहे हैं हम, बेसिक इंटीग्रल कॉस का यूज कर रहे हैं अपन। हम अलग से फिर बाद में पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम थोड़ा बहुत आप जानते हो भाई ऐसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो अपन अभी से लेके चल रहे हैं उसको। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन बाद इंतजार करें फिर तब हमारे समझ में आएगा, वो आज भी समझ में आ जाएगा। हम इसको पुट कर सकते हैं, पुट उसी को करते हैं जिससे दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, या जिसका डेरिवेटिव सवाल में नजर आ रहा हो, उसको पुट कर देते हैं टी अपन। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin cos² x माइनस sin 2x, तो आगे मौजूद है ना, बस उसको पुट कर दो आप है ना। तो पुट कर दिया मैंने cos² x बराबर टी, पुट cos² x बराबर टी, तो इससे कितना आएगा 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस sin x, dx बराबर कितना आ गया dt आ गया। पर अब इसको i को मैंने कन्वर्ट कर लिया, देयरफॉर i इज इक्वल टू, तो ये sin 2x dx, ये क्या बन गया sin 2x dx कितना बन गया माइनस dt बन गया है ना, माइनस का dt आ गया समझ में, ये sin 2x dx इज माइनस dt। अब क्या बचा हमारे पास, एक cos² x बचा, व्हाट इज cos² x, t आ गया हमारे पास, दिस इज t, तो सिंपली ऐसा बन गया बस हमारे पास। और t का इंटीग्रल हम जानते हैं, दिस इज -1/2 एंड t² प्लस c, एंड दिस इज -1/2 एंड cos टू द पावर 4x प्लस c। अब दिखने में बड़ा अंतर नजर आ रहा है दोनों आंसर में, कहाँ वो आंसर आया और कहाँ यह आंसर आया है, वो तो बड़ा छोटा सा लग रहा है। अब देखो वहां डिग्री हायर है, यहाँ एंगल क्या है, एंगल हायर है, तो या तो मैं इसको cos की पावर 4x में लेके आऊं, वही मेरे लिए आसान पड़ेगा, मेरे लिए यह आसान नहीं पड़ेगा, इसलिए भी जैसे हमने cos की पावर 4 को इंटीग्रेट किया है ना, हमने cos की पावर 4 को इंटीग्रेट किया, हमने डिग्री 4 को हटाना सिखाया भी आपको, या तो इस डिग्री 4 को हटाओ, या फिर यहाँ से आप एंगल हायर लेके आओ आप, क्योंकि वहां एंगल एक्स ला सकते हैं, अभी हमने बताया cos की पावर 4x को ला ऐसे। ये कई बार आंसर में थोड़ा भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा तो आंसर ही आएगा, वो भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में, वो नहीं हो ऑप्शन में ये वाला हो, ये समस्या है, मैंने इसीलिए अलग अलग तरह से कर दिया। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि जैसे मैं इसको एंगल एक्स है, मैं इसको एंगल एक्स में करता हूँ, तो एंगल एक्स बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो एंगल एक्स बनाने से कितना आएगा 2 sin x इंटू कितना आ जाएगा cos⁻³ x, ये ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा आसान हो गया, अब आसानी से दिख रहा है पुट cos x बराबर t, उससे आंसर वापस ये आ जाएगा, वापस इससे आंसर ये वाला ही आ जाएगा। मतलब ऐसे भी देख सकते थे अपन, भाई एंगल सेम कर दिया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं cos x को t पुट कर दूंगा, और cos x को t पुट करने के बाद जो है पुट cos x बराबर t, तो माइनस sin x dx बराबर कितना आ गया माइनस sin x dx बराबर dt आ गया। बस हटा दो इसको, 2 तो हटा ही दिया हमने, और व्हाट इज sin x dx माइनस dt, माइनस साइन को बाहर निकाल लो,
dt को यहाँ लिख दो लास्ट में, और ये कितना बन गया, टी क्यूब बन गया ना, तो बस वो टी की पावर 4/4 आ जाएगा ना, टी की पावर 4/4, तो 1/2 बचेगा, और टी की पावर 4 का मतलब वो कोस की पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो वो तो सेम आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है आंसर ना, लेकिन वो मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं कि वो सेम ही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ ये एक घर से करके लाना आप है ना, cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 1 - 2 cos ऑफ 3x, और प्योर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, एंगल सारे अलग अलग हैं, ऊपर 5x है, 4x है, नीचे 3x है हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट करना है। हम सिर्फ साइन का इंटीग्रल जानते हैं और कॉस का, हम दो इंटीग्रल जानते हैं, साइन कॉस। एंगल हायर हो तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री हायर नहीं होनी चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा और सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लूंगा। साइन का जो हम इंटीग्रल लिखते हैं ना, साइन एक्स का कॉस एक्स लिखते हैं या माइनस कॉस एक्स, वो तभी लिखते हैं जब उसका एंगल क्या हो, रेडियन में होना चाहिए ना। अगर एंगल डिग्री में होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, वहां लिख लो, उस फॉर्मूले के आगे लिख लो आप, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स लिखा है ना मैंने आपको, वेयर एक्स इज इन रेडियन। साइन एक्स का जो इंटीग्रल लिखा था मैंने, साइन एक्स और कॉस का, उसके आगे करके ऐसे लिख लो, वेयर एक्स इज measured in radians, where x is measured in radians, measured in radians। अगर डिग्री में होगा तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x डिग्री होगा तो मैं माइनस कॉस एक्स डिग्री नहीं बोल सकता, पहले मैं डिग्री को क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही अपने को, आता है ना, तो कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट हम इंटीग्रल पर आते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो मेरे हिसाब से फोर्थ सेगमेंट पर आ गए बने ना, फोर्थ सेगमेंट में। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकता हूं, किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, 10x को, 10x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है, कोट माइनस का कोट एक्स प्लस सी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कोट एक्स हो जाए। अगेन वो तभी एप्लीकेबल है जब ये एक्स हो, ये लीनियर हो, एक्स नहीं होगा तो चलेगा, लीनियर होना चाहिए, और लीनियर होगा तो मैं एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी कर दूंगा ना। ये तो बेसिक कंसेप्ट लगाया भाई, हाँ इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आता है इसलिए इसका इंटीग्रल ये है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा इसलिए इसका इंटीग्रल वो होगा ही होगा ना। तो दो इंटीग्रल और बढ़ गए, साइन कोस का जानते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हम, वो इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन सेक स्क्वायर का जानते हैं और कोसेक स्क्वायर। अभी सेक का इंटीग्रल नहीं जानते हम, कोसेक एक्स का इंटीग्रल भी नहीं जानते, लेकिन सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट का यूज करके इन इंटीग्रल को लिख पाया मैं, इसलिए इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन ना। लिखो इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन दो इंटीग्रल का और यूज कर सकते हैं अपन, cos of 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx, evaluate this, cos 2x plus का 2 sin square x upon cos square x, हो गया। तो जैसे घुमा रखा है बस है ना, ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है ऊपर है ना, व्हाट इज cos 2x, 1 - 2 sin square x, तो 2 sin square x कट जाएगा, ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, नीचे cos square x है, यानी अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, sec square x, दिस इज sec square x, क्योंकि व्हाट इज cos 2x, 1 - 2 sin square x, तो 2 sin square x तो कट जाएगा वो ना, और ये ऐसा आ गया, एंड sec square x का इंटीग्रल क्या हो गया, 10x प्लस सी, दिस इज द आंसर। इंटीग्रल ऑफ sec square x into cosec square x, sec square x into cosec square x, sec स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर का भी हम जानते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन बस ये हम चाह रहे हैं अलग अलग हो जाएं,
तो हमें जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट इनके सम के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते हैं आपको हम, उस पर हाईलाइट भी कराते हैं, क्वाड्रेटिक का एक एग्जाम्पल भी कराते हैं ना। ये इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका सम क्या होता है, बराबर होता है ना। तो ये हम चाहते हैं, इसको लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया हमने। दिस इज सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इनके सम के बराबर होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। मतलब दोनों के इंटीग्रल आते हैं ना, दिखा सकते हैं वन इसको ना। मतलब इनको साइन कोस में इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। ऊपर जो वन आएगा ना उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो। ये याद रखने वाली बात होती है, मतलब पे इनका प्रोडक्ट और इनका सम बराबर है ना। बट अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, बस वो ट्रिग्नोमेट्री की काम आ गया हमारे, और कैलकुलेट कर ऐसे ही ये लिखा हो ना, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स and cot square x into cos square x is equal to cot square x minus cos square x. cot square x into cos square x. क्योंकि अब मैं sec स्क्वायर का इंटीग्रल जानता हूं ना, और cosec स्क्वायर का जानता हूं। तो अगर मैं sec स्क्वायर का इंटीग्रल जानता हूं मतलब tan स्क्वायर का भी जानता हूं, क्योंकि मैं sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में एक्सप्रेस कर, क्योंकि मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकता हूं। sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x। तो अगर मैं sec स्क्वायर का इंटीग्रल जानता हूं मतलब मैं tan स्क्वायर का भी जानता हूं, क्योंकि मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल जानता हूं मतलब मैं कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रल जानता हूं, बिकॉज कॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हम सेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, मतलब हम टेन स्क्वायर का कोट स्क्वायर का। तो कभी इसको इंटीग्रेट करना हो तो ऐसा अलग अलग कर दो। अब टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, इसको लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये मुझे इंटीग्रेट करना आता है, ये दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा। समझ में आ गया ना। तो ये तो हमें याद होता है अक्सर, ये चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं, इनको दिखा भी सकते हैं, जैसे इसको दिखाना हो मान लो तो ऐसे दिखा सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये ऐसे लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पर इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिख लिया वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो व्हाट वी गेट, टेन स्क्वायर एक्स माइनस व्हाट इज टेन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं, ये भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर, मतलब जरूरी नहीं ऐसा लिख के इंटीग्रेट करें, या यही थॉट मेरे माइंड में आएगा तो ही मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। लेकिन हम पढ़ते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इस चीज को दिमाग में रखते हैं हम। अदरवाइज कोई और भी तरीका सोच सकते हैं, जैसे मान लो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, इसको साइन की पावर 4 नीचे कोस स्क्वायर कर लूं, तो उसका यूज करके भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर थॉट आएगा तभी मैं सवाल कर पाऊंगा। लेकिन जैसे एक सवाल लिखें, इंटीग्रल ऑफ, नहीं नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, इससे बेटर है नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिफ्थ सेगमेंट आएगा शायद, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। अब किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स हो गया, इसका मतलब प्लस सी, वही या तो एक्स होगा ये लीनियर होगा, लीनियर होगा तो मैं एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा ना। एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करने पर, तो ये प्लस सी आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो दो इंटीग्रल और बढ़ गए, साइन कॉस सेक, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स। अभी तो हम सिर्फ साइन कोस का जानते हैं, स्क्वायर में दो का जानते हैं, टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का जानते हैं मतलब टेन स्क्वायर का जानते हैं, कोसेक स्क्वायर का जानते हैं मतलब कोट स्क्वायर का जानते हैं, और ऐसे ही आ गया ना। एक सवाल करते हैं बस लास्ट, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। ये इंटीग्रेट करना है।
ओके, अलग अलग कर दो बस इसको, और क्या है ना। व्हाट इज cosec x अपॉन sin x? cosec स्क्वायर x, वी नो द इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x। कॉट स्क्वायर का भी जानते हैं हम, है ना, मतलब अपने को ऐसे बोलना है बार बार, भाई मैं cosec स्क्वायर का आपने लिखा है मतलब मैं कॉट स्क्वायर का भी जानता हूँ। सेक स्क्वायर का आपने लिखा है मतलब मैं टेन स्क्वायर का भी जानता हूँ, क्योंकि मैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्लस व्हाट इज टेन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये सेक एक्स टेन एक्स हो गया, इसका इंटीग्रल भी मैं जानता हूँ, सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स का भी जानता हूँ मैं ना, जो भी जानते हैं उसको बोलते रहो आप, तो फॉर्मूले इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि वरना दिक्कत आएगी बाद में ना। अब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स का भी मैं इंटीग्रल जानता हूँ। बस इनका इंटीग्रल लिख ही सकते हैं अपने ना। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट सन पर। कल है क्या हमारी क्लास? कल नहीं है क्लास, है ना, तो नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं। डीपीबी नंबर 22 करना है एक तो अपने को ना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर आ गए हम। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का नेक्स्ट 5, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। इसमें कहां तक आ गए हम? 25 तक आ गए शायद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करना है अपने को। इनडेफिनेट की शीट है क्या किसी के पास? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे पास है शायद। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें हमें A1 करना है ना। A1 के अंदर लेकिन हमें जो नहीं करना है वो लिख रहा हूँ, फिफ्थ नहीं करना और एक हमें फोर्थ नहीं करना, ये नहीं करना है ना। A2 करना है, पार्ट 2, इसमें A1 करना है, A1 के बाद A2 करना है, A5 करना है, ये करके लाना है। चलो ठीक है ना, ये सवाल करके लाना है।